आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस से उतरने के बाद मैंने जब अपनी निगाहें आसपास घुमाई तो मुझे मेरे अलावा उस पूरे बस स्टॉप पर और कोई नजर नहीं आया। मुझे उतार कर बस वहां से आगे चली गई। घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। हालांकि मौसम ठंड का था, इसलिए अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। खैर, मैं किसी ऑटो रिक्शा को खोजते हुए थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ आगे जाते ही मुझे एक साइकिल रिक्शा नजर आई। मैं उस रिक्शा वाले के पास गया और बोला, भाई साहब, हाई स्कूल किधर पड़ेगा? आप चलिएगा हाई स्कूल। तो रिक्शा वाला बोला, हाई स्कूल यहाँ से बहुत दूर है साहब, 15 रुपया लगेगा। जिसके बाद मैं रिक्शा में बैठ गया और रिक्शा चल पड़ी हाई स्कूल की तरफ। दरअसल काम से मैं एक मास्टर हूँ। मुझे इस गांव यानी भूलनगर गांव के हाई स्कूल से चिट्ठी आई थी। हालांकि इससे पहले मैं शहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। खैर, कुछ देर के बाद रिक्शा हाई स्कूल के दरवाजे पर रुकी। मैं रिक्शा से नीचे उतरा और रिक्शे वाले को भाड़ा मिटाकर स्कूल के अंदर दाखिल हुआ। अच्छी बात तो ये थी कि हेडमास्टर साहब अभी भी स्कूल में ही मौजूद थे। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मुझे यहाँ काम मिल जाएगा। मगर मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं यहाँ रहूँगा कहाँ। मैंने जब अपनी ये तकलीफ हेडमास्टर साहब को बताई तो उन्होंने कहा, आप उसकी चिंता मत करिए, एक घर खाली पड़ा है, वो आपको रहने के लिए मिल जाएगा। मैं आपके साथ एक लड़का भेज रहा हूँ, वो आपको घर दिखा देगा। जिसके बाद हेडमास्टर साहब ने मुझे एक लड़के के साथ उस घर की ओर भेज दिया। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी वो लड़का, जिसका नाम रतन था, उसने मुझे एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए, ये हेडमास्टर साहब का घर है। अगर कोई तकलीफ हो तो आप बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं। तभी मैंने रतन से पूछा, तुम कहाँ रहते हो रतन? तो इस पर रतन बोला, मैं बगल के गांव में रहता हूँ। और कुछ देर चलने के बाद हम दोनों उस घर के पास पहुंचे जो मुझे रहने के लिए दिया गया था। वो घर ना ही ज्यादा बड़ा था और ना ही बहुत छोटा। एक अकेले आदमी के लिए वो घर एकदम सही था। मुझे घर दिखाकर वहां से जाते वक्त रतन ने मुझसे कहा, आज रात का खाना मैं घर जाते वक्त आपको देता जाऊंगा। इतना बोलकर रतन वहां से चला गया। रतन के जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और घड़ी में शाम के 7 बज रहे थे। मुझे गांव का ये वातावरण बहुत सुकूनदायक लग रहा था। ना तो यहाँ गाड़ी वगैरह का शोर था और ना ही कारखाने का। कहीं ना कहीं मैंने ये तय कर लिया था कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यहीं बस जाऊंगा। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद जब मेरी आंख खुली तो घर के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं समझ गया कि रतन आया होगा। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर रतन ही खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स था। फिर मैंने खाना खाया और खाना खा लेने के बाद रतन टिफिन समेटकर वहां से जाने लगा। पर जाते जाते रतन ने मुझसे एक बात कहा, मास्टर जी, रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो जरा सोच समझकर खोलिएगा। आप वैसे भी यहाँ पर नए हैं, दरवाजा खोलिएगा ही नहीं। मैंने जब रतन से इसके पीछे का कारण पूछा तो रतन ने सिर्फ इतना कहा, वो सब मैं आपको कल स्कूल में बताऊंगा। इतना कहकर रतन वहां से चला गया
और उसके जाते ही मैंने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे लगा शायद रतन ने ऐसा चोर डकैतों के लिए कहा होगा, और यही सोचकर मैं वापस से अपनी खाट पर जाकर लेट गया। मगर अब मेरी आंखों से नींद का नामो निशान मिट चुका था। दीवार पर टंगी घड़ी में जब वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। फिलहाल मुझे किसी भी हालत में सोना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं सोया तो कल स्कूल में सारा दिन बच्चों को पढ़ाने की जगह सोता ही रहूंगा। यही सोचकर मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। बहुत देर बाद किसी तरह से मेरी आंख लग गई, पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो घर के दरवाजे पर लगातार बाहर से कोई दस्तक दे रहा था। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा, यही सोचते हुए मैंने बिना दरवाजा खोले ही पूछा, कौन कौन है बाहर? तो इस पर बाहर से आवाज आई, मास्टर जी, मैं रतन, जल्दी दरवाजा खोलिए, हेडमास्टर साहब की तबीयत बिगड़ गई है। रतन की आवाज सुनकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल दिया तो बाहर रतन ही खड़ा था, मगर वो बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, रतन ने ही कहा, मास्टर जी, जल्दी चलिए मेरे साथ, हेडमास्टर साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। इस पर मैंने रतन से पूछा, पर शाम को तो ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया उनको? चलो जल्दी। इतना कहते हुए मैं रतन के साथ चल पड़ा। रतन मेरे आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। अभी हम लोग चल ही रहे थे, तभी मुझे याद आया कि रतन तो इस गांव में रहता ही नहीं है, तो फिर इसे कैसे पता चल गया कि हेडमास्टर साहब की तबीयत खराब है। पर उस वक्त मुझे हेडमास्टर साहब को लेकर इतनी चिंता हो रही थी कि मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। ठंड अब तक अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी। ऊपर से जल्दबाजी में निकलते वक्त मैं बदन में जैकेट डालना ही भूल गया। उस काली अंधेरी रात में टॉर्च ना तो मेरे पास था और ना ही रतन के पास। हम दोनों सिर्फ चांद की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते पर जितना अंधेरा फैला हुआ था उतना ही कोहरा भी था। कोहरे की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी रतन ने अचानक से रास्ता बदल लिया। मतलब ये कि रतन अब जिस रास्ते पर जा रहा था उधर हेडमास्टर साहब का घर था ही नहीं। जिस पर मैंने रतन से कहा, रतन, उधर कहाँ जा रहे हो? हेडमास्टर साहब का घर तो इधर है ना? तो इस पर रतन बोला, मास्टर जी, ये छोटा रास्ता है, इधर से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं रतन के पीछे पीछे चलता रहा। वो रास्ता जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे वो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था और उस रास्ते पर मुझे एक भी घर नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ जंगल और घना जंगल ही नजर आ रहा था। अब हम दोनों को उस रास्ते पर चलते हुए करीब 10 मिनट बीत चुके थे, मगर ना तो अभी तक हेडमास्टर साहब का घर दिखा था और ना ही किसी और का। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। और जब 10 मिनट पैदल चलने के और बाद भी कोई घर नजर नहीं आया तो मैंने थोड़ा गुस्सा होते हुए रतन से कहा, सच सच बताओ, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? इस पर रतन ने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर वो एकदम से रास्ते के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज और हंसी बहुत अजीब किस्म की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रतन ना होकर कोई और हंस रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस रतन को हो क्या गया है। ये ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? चूंकि रतन का चेहरा
सामने की तरफ था और मैं उसके पीछे खड़ा था, इसलिए मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। लिहाजा मैं चलकर रतन के पास गया और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरा हाथ रतन के कंधे के आर पार हो गया। मैं ठिठक कर 2 कदम पीछे जा गिरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आखिर किसी का शरीर पारदर्शी कैसे हो सकता है। इतने में ही रतन मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। वो रतन नहीं बल्कि कोई और था। उस आदमी की आंखें एकदम लाल थीं और चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। वो शख्स धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था, मगर तभी मेरे कानों में पीछे से किसी के साइकिल की घंटी की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो साइकिल पर कोई आदमी लालटेन लटकाए मेरी तरफ आ रहा था। इतने में ही जब मैंने सामने देखा तो वो भयानक आदमी वहां से गायब था। फिर जब वो साइकिल वाला आदमी मेरे पास आया तो मैंने उसे पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर वो आदमी बोला, वो एक छलावा था। पिछले कुछ दिनों से गांव में ऐसी बहुत घटनाएं हो रही हैं, पर छलावा आग से बहुत डरते हैं, इसलिए मेरी लालटेन देखकर वो गायब हो गया। जाइए, अब आपको कुछ नहीं होगा। अब आप रात में हमेशा अपने साथ एक लालटेन रखिएगा। जिसके बाद मैं वापस घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।